दोस्तों अगर आप भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो से आपका 100 नंबर हिंदी में बिल्कुल पक्का होगा। इसकी 100% गारंटी साकिब क्लासेस लेता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी प्रश्नों को सॉल्व करके बताया जाएगा। ऐसा नहीं सिर्फ आपको वीडियो दे दी जाए, प्रश्न बता दिए जाए, प्रश्न आपको नहीं बताया जाएगा, सभी प्रश्नों को उत्तर के साथ बताया जाएगा। दोस्तों 14 प्रश्न आपके हिंदी के पेपर में आते हैं, उन सभी को सॉल्यूशन के साथ आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ऐसी वीडियो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसमें जितने प्रश्न बताए जाएंगे सबके आने के 99% चांसेस है। अगर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो 100 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा और हिंदी की तैयारी करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बुक पूरी खत्म हो जाएगी आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पूरे साल का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को देखते हो तो 100 नंबर आपका आराम से पक्का हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी मैं लेता हूं। और हाँ, अगर आप 2023 के स्टूडेंट हैं और खासकर यूपी बोर्ड, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो, सिर्फ वीडियो देख लेते हो, तो भी आपका 100 नंबर पक्का हो जाएगा। टाइम निकाल कर 1 घंटे की वीडियो है, इस 1 घंटे की वीडियो को अगर आप आराम से देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 100 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसको कोई भी नहीं काट सकता। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे किसी भी गद्यांश या किसी भी पद्यांश को पहचाना जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, गद्यांश जो भी आपको दिया जाए उस गद्यांश को आपको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए हम आपको पढ़कर बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न इससे क्या पूछे गए हैं, इस प्रश्नों को भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये तो आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर भूमि और राष्ट्र का जब यहाँ पर वर्णन आया है, यही एक ट्रिक है। जहां पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या आया है, राष्ट्रीयता सब ज्यादा उपयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर स्वरूप भी आ गया, तो यह कहां से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरह से पहले प्रश्न का हो गया, बारी बारी से सबको बताएंगे। और देखिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया, ये भी आपको बताया जाएगा। लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल होती है। लास्ट में आप देख सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना वह निर्मूल होती है। यहां से इसका आंसर निकालना है कि कैसे निकालना है ये आपको बताया जाएगा। निर्मूल और बलवती शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। इसका मतलब क्या है, क्रमशः निर्मूल, देखिए निर्मूल शब्द का उपसर्ग निकालना है और बलवती शब्द का प्रत्यय निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो चलिए हम इसे हल करके आपको बताते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन, पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख देते हैं। पहले प्रश्न का देखिए पूछा क्या गया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो इसमें हम आपको लिखकर बता रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप जब आप पाठ का नाम लिखो, या तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो या फिर इसे आप ब्लैक पेन से लिखो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 आपको अपनी इसे बोर्ड एग्जाम में डालना होगा। उसके बाद इस तरह से आप नंबरिंग डालकर लिखेंगे, ठीक है। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इतना अगर आप लिख लेंगे तो 2 नंबर इससे आपके मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिए प्रस्तुत गद्यांश में, इसमें दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया। अब देखिए लेखक ने किस बात पर बल दिया है, इसमें जो पृथ्वी का
रूप है और सौंदर्य और उसके प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, इसी बात पर लेखक ने बल दिया है। ठीक है, इसमें लिखना क्या है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने देश का महत्वपूर्ण तत्व धरती, देश का जो महत्वपूर्ण तत्व हो है वो क्या है, धरती के रूप सुंदरता के पीछे सतर्क रहने तथा इसके सम्मान की बात पर बल दिया है। तो इतना आपको लिखना होगा दूसरे प्रश्न में। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए, यानी लेखक के अनुसार हमारा कर्तव्य किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में लेखक के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हमें भूमि यानी धरती की सुंदरता एवं समृद्धि के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, इतना आप तीसरे प्रश्न का हो गया। अब देखिए चौथा प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है भाइयों, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल होती है। तो आपने देखा है जो राष्ट्र पृथ्वी से के साथ नहीं जुड़ा होता उसकी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है। इसमें आपको लिखना क्या है, चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा लेखक के अनुसार हमारी सभी विचारधाराएं पृथ्वी से जुड़ी हैं, हमें जिस देश की राष्ट्र भावना पृथ्वी से ना जुड़ी हो तो वह निर्मूल होती है। इतना आपको लिखना होगा चौथे प्रश्न में। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो 10 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे, 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं। ठीक है, और देखिए पांचवें प्रश्न में आपकी से क्या पूछा गया था, निर्मूल और बलवती शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छाटिए। तो निर्मूल का उपसर्ग निकालना है, निर्मूल का उपसर्ग यानी जो पहले होता है उससे पहले मात्रा होती है उससे निर, यहाँ पर निर्मूल का उपसर्ग हो जाएगा निर और बलवती का उपसर्ग जो हो जाएगा वती। ये प्रत्यय है और यह उपसर्ग है। तो इस तरह से आपका गद्यांश कंप्लीट हुआ, पांचों के पांचों प्रश्न, हर प्रश्न के 2 नंबर निर्धारित है, टोटल आपका 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट पद्यांश आपसे क्या पूछे जाएंगे, उन पद्यांश को कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए उन्हें भी हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बुक से बैठी खिन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली, इस पद्यांश को यहाँ से लेकर अंत तक काल की क्रूरता से इसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और देखिए इससे क्या प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए इससे प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो आप लोग जानते होंगे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। और तीसरा प्रश्न है नायिका ने पवन से क्या कहा। और चौथा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में पर रस योजना पर प्रकाश डालिए। और पांचवा लास्ट है सदगंध व क्रूर शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए, यानी इसमें आपको विलोम शब्द लिखना है। चलिए ये सब लिखकर हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो यहाँ पर है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह अवस्था यानी बिछड़ने वाली अवस्था का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोकुल को छोड़कर, तो वहां पर राधा जो होती हैं वो बहुत उदास होती हैं, तो उन्हीं का यहाँ पर विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें उनके आंसुओं की धारा बहती हैं, यानी उनके आंसू बहते हैं और प्रातः और सुबह पवन आकर दुख बढ़ा देती है। जो सुबह प्रातः की हवन यानी पवन होती है, जो सुबह की हवाएं होती है वो आकर उनकी दुख को और बढ़ा देती है। ठीक है, और देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। देखिए जब नायिका का मन उदास था तभी उत्साह यो उमंग से पवन आकर दुख को बढ़ा रही थी, इसीलिए नायिका ने पवन को क्रूर कहा है। ठीक है, तो यहां से दूसरा भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब तीसरे में देखिए नायिका ने पवन से क्या कहा। तो नायिका ने कहा पवन तू इतनी क्रूर और निर्दयी क्यों बनी है, क्या तू भी मेरी तरह किसी पीड़ा से बंधित है। नायिका कहते हैं कि हे पवन तू इतनी क्रूर यानी इतनी दुष्ट क्यों हो गई है, निर्दयी क्यों हो गई है, क्या तू भी मेरी तरह किसी विरह अवस्था में पीड़ित है। तो यहाँ पर आप
का तीसरा प्रश्न भी इसी तरह आप लिख देंगे। और देखिए चौथा प्रश्न आपको से क्या पूछा गया है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाता है प्रस्तुत पद्यांश पर रस योजना पर प्रकाश डालिए, यानी इस पद्यांश में कौन सा रस उपयोग किया गया है इसे आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है, कवि ने इसमें विरह अवस्था का वर्णन किया है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है, और क्यों है, क्योंकि इसमें कवि ने विरह अवस्था का वर्णन किया है, तो इसलिए वियोग श्रृंगार रस होता है जहां पर विरह अवस्था का वर्णन होता है। ठीक है, और देखिए पांचवें प्रश्न में क्या कहा गया था आपसे, सदगंध व क्रूर शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। तो इसमें शब्द और विपरीतार्थी इस तरह से आप डाल लेना है हेडिंग आपको। उसके अंदर सदगंध का हो जाएगा दुर्गंध यानी विलोम शब्द आपको लिखना है, और क्रूर का हो जाएगा दयालु। तो इस तरह से आपका पैसेज गद्यांश और पद्यांश को हमने सॉल्व करके आपको बताया है। कॉपी में आपको डालने होगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 का आप का डाल सकते हैं, क्योंकि गद्य का जो साहित्यिक पच है वो का खंड में पूछा जाता है। तो इसमें वासुदेव शरण अग्रवाल ए वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च को जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल इनका साहित्यिक परिचय लिखने के लिए बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है। चलिए आपको बताते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 है, इसको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करके लिखना है। सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के, कहां पर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। कहां पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में खेड़ा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए बहुत लोग क्या कहते हैं साहित्यिक परिचय में अगर जन्म लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साहित्यिक परिचय तो परिचय होता है, जन्म उसमें आपको भी लिखना होगा। देखिए अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या, अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का शोधन किया, जैसे जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाण भट्ट के हर्षचरित का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत करके, यानी उसका अध्ययन किया और उसकी व्याख्या की प्रस्तुत करके हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया, यानी हिंदी साहित्य की इज्जत को और भी बढ़ाया। ठीक है, ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। अग्रवाल जी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के भी अध्यक्ष रहे। अब देखिए आगे देखिए, सन 1967 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों हमने आपको 180 वर्ड में लिखकर बताया है, 180 वर्ड में आपको 80 वर्ड में ही लिखना होता है, 80 वर्ड में हमने आपको लिखकर बताया है। दोस्तों अब देखिए इनकी कृतियां में दोस्तों निबंध संग्रह, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता। कृतियां आप ऐसे डाल के लिखेंगे, पहले आप डालेंगे निबंध संग्रह, उसके अंतर्गत लिखेंगे पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता, और शोध में आपको पाणिनि कालीन भारत, सिर्फ यही सब कृतियां आपको लिखनी है। और देखिए भाषा शैली ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली तथा शैली विचार प्रधान व्याख्यात्मक थी। ठीक है, तो इतना हो गया भाषा शैली में। अब देखिए हिंदी साहित्य में स्थान में आप लिखेंगे अग्रवाल जी हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण यो महान निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों इतना अगर आप लिख देंगे, दोस्तों हमने ज्यादा बड़ा आपके लिए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोस्तों आपके पास समय भी बहुत कम है, और आपको 80 वर्ड में जब लिखना होता है तो आप 100 वर्ड में लिखकर क्या करोगे, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे आपका साहित्यिक परिचय आचार्य। अब आपको आचार्य हजारी प्रसाद का साहित्यिक परिचय बताते हैं। अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का नहीं आया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जरूर आएगा। देखिए साहित्यिक परिचय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये आप जरूर लिखना, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ज्योतिषाचार्य की शिक्षा इन्हें इनके पिता अनमोल दुबे से उत्तराधिकार में मिली। जब इनके पिताजी वृद्ध हो गए थे तो इनकी ज्योतिषाचार्य की जो शिक्षा थी उसे इन्होंने अपने पुत्र यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दे दी। अब देखिए 1950 में एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने।
1950 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने तथा 1960 और 66 1960 से 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय जो चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। क्या किया गया? इन्हें सन 1957 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और देखिए 1979 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, यानी ये स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, अब देखिए अब इनकी कृतियां हमें लिखनी होगी। कृतियां में आपको क्या लिखना है? निबंध संग्रह के अंतर्गत आपको लिखना है अशोक के फूल, कुटज विचार और कुटज विचार प्रवाह। अशोक के फूल, कुटज विचार प्रवाह, इसे आप जरूर लिखना। और देखिए उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, ये सब उपन्यास में आते हैं। ठीक है, संपादन में आपको लिखना है पृथ्वीराज राजसो। दोस्तों हम आपको ज्यादा बड़ा नहीं बता रहे हैं, शॉर्टकट में आपको आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या लिखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं खड़ी बोली तथा शैली विवेचक, भावात्मक और आत्मपरक है। इतना आपको भाषा शैली में लिखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है, हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी एक विद्वान, निबंधकार एवं आत्मकथा लेखक के रूप में अमर हैं। इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। दोस्तों हमने आपको बहुत ही शॉर्टकट में बताया है। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपसे 80 वर्ड में पूछा जाता है। कुछ स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आप 5 नंबर के लिए ही अपना 1 घंटा समाप्त कर दोगे तो बाकी आपके 95 नंबर कौन करेगा। देखिए गद्य का दो तो क्लियर हो गया। अब पद्यांश में आपको जयशंकर प्रसाद का वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% चांसेस है अब की बार इनके आने के। देखिए साहित्यिक परिचय में इनका क्या लिखना होगा। महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। 1889 ईस्वी को काशी के वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनके पिता का जो नाम था दोस्तों देवी प्रसाद साहू था। जयशंकर प्रसाद जीवन संघर्ष करते हुए इनके जीवन में अनेक कठिनाइयां आई और उन कठिनाइयों को करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिया। इन्होंने अपने जीवन में जीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिया। इन्हें इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। जो मंगला प्रसाद पुरस्कार है इन्हें इनकी रचना कामायनी पर मिला। ठीक है, सम्मानित किया गया। अब देखिए जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। जयशंकर प्रसाद का काव्य यानी कविता में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय, यानी उसी पर ये ज्यादातर रचनाएं करते थे। ठीक है, नागरिक परिचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। जयशंकर प्रसाद जी नागरिक परिचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी बने और सन 1937 ईस्वी में महान कवि का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इतना आपको लिखना होता है साहित्यिक परिचय के अंतर्गत। अब आपको लिखनी होती है कृतियां में आपको नाटक, उपन्यास और निबंध संग्रह डालनी होगी हेडिंग। इसके अंतर्गत आपको नाटक में लिखना है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री। और देखिए उपन्यास में कंकाल, तितली और निबंध संग्रह में काव्य और कला। और देखिए दोस्तों कामायनी इनकी प्रमुख रचना है। कामायनी इनकी प्रमुख रचना, इससे आप जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होता है अगर आप उसे लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। दोस्तों अब देखिए हम आगे चलकर इनकी भाषा शैली देखते हैं। भाषा शैली में दोस्तों आपको क्या लिखना है। प्रसाद जी की भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली और इनकी शैलियों में परंपरागता, स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। यानी इनकी जो शैलियां होती हैं, इनकी बोलने का जो तरीका होता है उसमें परंपरागता, स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए हिंदी साहित्य में स्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिखना। प्रसाद जी की हिंदी साहित्य में छायावाद काव्यजनक तथा महान कवि के रूप में आज भी अमर हैं। दोस्तों इतना लिखना होगा जयशंकर प्रसाद के साहित्यिक परिचय में। ठीक है, अब देखते हैं हम मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय।
दोस्तों मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं भारत देश के। इनका साहित्यिक परिचय आप याद करके जरूर जाना। 99% चांस है इनके साहित्यिक परिचय को आने में, ठीक है। साहित्यिक परिचय में इनके साहित्यिक परिचय में क्या लिख रहा है, देखिए। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। क्या था? इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। और आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी अपनी रचनाओं में राष्ट्र की सुंदरता एवं विशेषता बताते थे, इसीलिए महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, यानी इन्हें राष्ट्र कवि बना दिया। और देखिए, साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। साकेत महाकाव्य की इन्होंने रचना की और उस रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। भारत देश में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया। सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, ठीक है। अब देखिए, इनकी कृतियां में हमें क्या लिखना है। कृतियां मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख कृतियां निम्नवत हैं, जैसे भारत भारती, साकेत, काबा और करबला, पंचवटी और यशोधरा। ये कृतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप तैयार करके जरूर जाइएगा। अब देखिए, इनकी भाषा शैली में हमें क्या दोस्तों, इनकी भाषा शैली में लिखना है। मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा सरल, सुबोध एवं परिष्कृत खड़ी बोली है, इतना आपको भाषा शैली में लिखना है। अब देखिए, हिंदी साहित्य में स्थान। मैथिली शरण गुप्त भारत के राष्ट्र कवि एवं हिंदी साहित्य में अमोल रत्न हैं। मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय हो गया। ये चारों जो साहित्यिक परिचय हमने आज की इस वीडियो में आपको बताया है, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक आपका गद्य में, एक आपका पद्य में, इसमें आपसे जरूर पूछा जाएगा। 24 मार्च को आप पेपर देकर आना। उसके बाद इस वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आया था या फिर नहीं आया था। दोस्तों, हमने आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से चारों महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को बताया। तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 में आपको पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश पूछा जाएगा। ये वीडियो आपके लिए, आज की इस वीडियो से आपके 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक पंचलाइट और बहादुर कहानी को नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखते देखते ही आपको ये याद हो जाएगा। देखिए, पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आपको लिखकर बताते हैं। देखिए, पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है, यानी पंचलाइट कहानी को लिखने वाले कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी, ठीक है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, यानी इस कहानी में बिहार का एक गांव है और उस गांव का परिवेश, यानी जो वहाँ का रहन सहन है, उसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो नाम की टोली में, महतो एक टोली यानी एक गांव का नाम है, वहाँ के लोग सब अनपढ़ हैं, सब अनपढ़ लोग हैं। उन लोगों ने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वह पंचलाइट कहते थे। क्या कहते थे? पंचलाइट, जिसे वह पंचलाइट कहते हैं। उस पंचलाइट को देखने के लिए, यानी जो उन्होंने पंचलाइट खरीदा पेट्रोमैक्स, उस पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग इकट्ठा हो गए। बताओ, आज अगर कोई लेता है पंचलाइट तो उसे कोई भी देखने नहीं आता, घर के लोग भी नहीं देखते, लेकिन वहाँ के लोग पंचलाइट यानी जो पेट्रोमैक्स है उसे देखने के लिए सारे गाँव के लोग, सभी लोग इकट्ठा हो गए। सरदार ने इसको जलाने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया। इसको जलाने के लिए, एक पंचलाइट जलाने के लिए सरदार ने पूजे पाठ का आयोजन कर दिया। इतने अनपढ़ लोग थे वहां के, ठीक है। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनमें से कोई पंचलाइट जलाना नहीं जानता था। अब लो, सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वहां के जो लोग थे उनमें से कोई उसे पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था। एक युवक था गोधन एक युवक था, एक लड़का था जो पंचलाइट जलाना जानता था। दोस्तों, गोधन ही था जो पंचलाइट जला सकता था, लेकिन गोधन मुनरी से प्रेम करता था। तो मुनरी की माँ गुलरी काकी ने पंचों से शिकायत की कि वह मेरे घर के पास से सलीमा का गाना, अब लो सलीमा यहाँ पर सिनेमा कहना था, लेकिन वहाँ के लोग अनपढ़ थे तो इसलिए सिनेमा को क्या कहते थे? सलीमा का गाना गाता है। तो इसलिए लोग गोधन को भगा देते हैं उस गाँव से।
तो अब पंचलाइट जलाने की बारी आई तो गुलरी काकी यानी मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जला सकता था, तो उसने पंचों को बताया जलाने के लिए। ठीक है, अब पंचलाइट जलाने के लिए गुलरी काकी ने ही शिकायत की गोधन को भगाने के लिए। अब पंचलाइट जलाने की बात आई तो गोधन को शाम के भोजन के लिए बुलाया। गुलरी काकी ने ही शाम के भोजन के लिए गोधन को बुलाया। तो जब गोधन ने पंचलाइट जलाया तो पंचों ने क्या कहा, सात खून तुम्हारा माप, गाओ खूब सलीमा का गाना, खूब गाओ सलीमा का गाना। ठीक है, अब देखिए पंचलाइट जलने से लोग भजन और उत्सव मनाने लगे। रेणु जी ने इस कहानी में आंचलिक सजीव चित्रण शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। सजीव चित्रण किया है और शिक्षा को बढ़ावा दिया है, यानी एक गांव इतना पिछड़ा गांव था जो पंचलाइट जलाना नहीं जानता। कहानी का सारांश इसी तरह से लिखना है, थोड़ा मैं इसको शॉर्ट कर मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है आप लिख दें। देखिए पंचलाइट एक बिहार का एक गांव है, जिस गांव के लोग रामनवमी में एक पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, लेकिन उस पेट्रोमैक्स को कोई जलाना नहीं जानता। गोधन था जो जलाना जानता था, लेकिन गोधन मुनरी से प्रेम करता था और वो उसके गाँव घर के पास वह गाना गाता था, जिससे उसकी माँ शिकायत करती है और उसकी माँ शिकायत करती है पंचों से। पंचों उसे अपनी गांव से भगा देते हैं। अब पेट्रोमैक्स जलाने की बात आई तो अगर वह पेट्रोमैक्स जलाने के लिए किसी गांव के किसी को बुलाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। अब गांव की इज्जत बचानी है तो गोधन को ही बुलाया गया। गोधन पेट्रोमैक्स जला देता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कीर्तन भजन करते हैं। इस तरह से पंचलाइट कहानी का सारांश है। आप चाहे तो इसे अपने शब्दों में बना कर लिख सकते हो, वरना जो हमने लिखा है इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप तैयार करके जाइए। यही अगर आप लिख देंगे तो 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब देखिए बहादुर कहानी का सारांश आपको कैसे लिखना है वो भी हम आपको बता। देखिए इस कहानी के सारांश में आपको क्या लिखना है। अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में 12-13 साल के बहादुर नाम के लड़के के बचपन का वर्णन किया है। यानी इस कहानी में मिलता है कि बहादुर एक लड़का है जिसके बचपन का वर्णन मिलता है। देखिए बहादुर एक मध्यम वर्ग का लड़का जिसे उसकी माँ डांटती है। अब उसकी माँ क्यों डांटती है ये पूरा तो हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं। बहादुर के पास एक भैंस होती है, उसके घर एक भैंस होती है, जिस भैंस से उसकी माँ बहुत प्रेम करती है। गोधन उस भैंस को मारता है तो इसलिए गोधन की माँ उसे डांटती है और मारती है, जिससे वह गोधन नाराज होकर शहर जाकर लेखक के घर जाता है। तो लेखक और उनकी पत्नी निर्मला उसे नौकर बनाकर रख लेते हैं। बहादुर एक परिश्रमी एवं हंसमुख लड़का है, वह घर को साफ सुथरा रखता था। निर्मला का बेटा किशोर उससे दुर्व्यवहार करता था। यानी निर्मला का बेटा किशोर जो था वह बहादुर से दुर्व्यवहार करता था। निर्मला भी उससे अब व्यवहार बदलने लगी थी। यानी जब उनका लड़का किशोर उससे दुर्व्यवहार करने लगा तो निर्मला भी उससे दुर्व्यवहार करने लगी। एक दिन घर पर रिश्तेदार आए, वह बहादुर पर चोरी का आरोप लगा देते हैं। एक दिन उसके घर पर, लेखक के घर पर रिश्तेदार कुछ आते हैं और वह अपने सामान चोरी का आरोप बहादुर पर लगा देते हैं। तो लोग उसे बहुत डराते धमकाते हैं। फिर एक दिन उसके हाथ से सील गिरकर 2 टुकड़े हो जाती है। उसे बहुत लोग डराते धमकाते हैं तो वह बहुत नाराज हो जाता है। एक दिन उससे सील गिरकर भी 2 टुकड़े हो गई। अब वह जिससे वह पिटाई के डर से वहां से भाग जाता है। दोस्तों ये कहानी बचपन को बचाए रखने का प्रमाण देती है। सबसे पहला काम आपको यही करना है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का में आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित गद्यांशों में से, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, किस तरह से उसे पढ़कर समझना है चलिए हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, धनो एयम भारत देशा, धन्य है भारत देश, यत्र समूलस्ति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी। धन्य है वह भारत देश जहां मनुष्यों को चित्त को शुद्ध करने वाली भव्य भावोद्भावनी भावों को ध्यान दीजिए दोस्तों, धनो अयम भारत देशा, धन्य है वह भारत देश, यत्र समूलस्ति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी, जहां पर मनुष्यों को चित्त को शुद्ध करने वाली भव्य भावोद्भावनी के भावों को उत्पन्न करने वाली शब्द संदो परस्विनी सुभारती, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुभारती यानी सुशोभित है। विद्या मानुषे निखेलिस विश्व वांग्मयसु अस्या,
विद्यामानुष विद्यमान यानी वर्तमान आप कह सकते हैं। निखिलेषु विस्पी वाङ्मयेषु अस्या यानी विद्यमान में संपूर्ण साहित्य में वाङ्मय सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न च वर्तते। सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न यानी संपन्न है। युवे में भाषा संस्कृत नामाम लोके प्रथिता अस्ति। युवे में भाषा, यह भाषा संस्कृत नाम से संसार लोके प्रथिता अस्ति यानी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण, दोस्तों अस्माकम रामायण यानी हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, महाभारत और आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सर्वा उपनिषदा सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और अन्य महाकाव्य ग्रंथ अश्व में भाषा लिखतनानि संत इसी भाषा में लिखे गए हैं। तो इस तरह से हो गया इसका अनुवाद। अब आपको लिखना कैसे है इसे, चलिए ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए संदर्भ में आपको हेडिंग डालनी है और उसमें आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्व नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इतना आप लिख देंगे। उसके बाद अनुवाद में वही जो इसका अर्थ है उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे देखिए, यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों को चित्त को शुद्ध करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान संपूर्ण साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ एवं सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से संसार में भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद यानी सभी उपनिषद और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया पहला गद्यांश सॉल्व। अब चलिए देखते हैं दूसरा गद्यांश आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ये है। समय आपके पास बिल्कुल भी कम है, इसीलिए हम आपको आसान भाषा में और बहुत शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा गद्यांश पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है, फिर उसका संदर्भ और अनुवाद लिखना है। चलिए हम आपको इसे भी पढ़कर बताते हैं। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्चासीत। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता थे, पटु पत्रकार और कुशल पत्रकार थे, परमस्य किंतु सर्वोच्च गुण जनसेवा आसीत यानी जन सेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। अयम जाननाम यत्र कुत्रापि, जहाँ कहीं ये लोगों को दुखतिनान यानी दुखीतान, जहाँ कहीं भी यह लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, तत्रैव सा शीघ्र मेव, तो वहाँ शीघ्र ही उपस्थित होकर सर्वविधम सभी प्रकार से उसकी सहायता करते थे। अक्रोध प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत, प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। इस तरह से हो गया दूसरे गद्यांश का अर्थ। अब इसे आपको लिखना कैसे है, ठीक, देख लीजिए संदर्भ इसका इस प्रकार से हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद में आपको छोटा से लिख देना, ज़्यादा बड़ा ये नहीं है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को पीड़ित देखते वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं संस्कृत श्लोक कौन सा आपको तैयार करना है। दोस्तों ये भी आपसे 7 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम। सुखार्थी व तेजेद विद्यान विद्यार्थी व तेजेद सुखम। ठीक है, देखिए इस गद्यांश का अर्थ आपको इसका संदर्भ सबसे पहले आपको लिखना होगा। संदर्भ में हम आपको लिखकर बताते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। अब इसका अनुवाद दोस्तों लिखना है। इसके अनुवाद लिखने के लिए आपको इसी का अर्थ सिर्फ लिखना होता है। ठीक है, देखिए सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या की इच्छा रखने वालों को सुख त्याग देनी चाहिए। देखिए इसका अर्थ क्या है, इस श्लोक का अर्थ आपको बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। देख लीजिए, सुखार्थिना कुतो विद्या,
सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ, सुखार्थी व तेजेद विद्याम, सुखी लोगों को चाहिए कि वह विद्या त्याग दे, विद्यार्थी त्यजेद सुखम, विद्यार्थियों को चाहिए कि वह सुख त्याग दे। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है जो सुख की इच्छा रखते हैं उन्हें विद्या त्याग देनी चाहिए, और जो विद्या की इच्छा रखते हैं उन्हें सुख त्याग देना चाहिए। अब देखिए इसके अनुवाद में सिंपल से आपको लिख देना है, सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख की इच्छा रखने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अब देखिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से कोई ना एक आपकी बोर्ड एग्जाम में 24 मार्क्स को जरूर आएगा, तो आप इसे दोनों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया। ठीक है, देखिए जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्वविद्यानंद धर्मस्य च धनस्य च, जल बिंदु निपोतन क्रमशः पूर्यते घटा, जल की छोटी छोटी बूंदे से यानी बूंद बूंद से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यानी बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, इसी तरह यही कारण है सर्व विद्यानाम, दोस्तों यही कारण विद्या धर्म और धन का भी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह जल जल थोड़ी थोड़ी बूंद यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है धीरे धीरे, उसी तरह विद्या धन और धर्म पाने के लिए धैर्य का होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अनुवाद में आपको इस तरह से लिखना है, देख लीजिए संदर्भ में आप लिख देंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नानी पाठ से लिया गया है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप अगर तैयार करके जाओगे तो 14 नंबर आपके बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। ठीक है, अनुवाद में आपको लिखना है, बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का कारण है, अर्थात विद्या और धन पाने के लिए धैर्य का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप लिख दोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 14 नंबर पाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, क्योंकि दोस्तों कल आपको आपकी बोर्ड एग्जाम देने जाना है, तो आज ही आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। 14 नंबर में आपसे पूछा जाएगा 7 नंबर श्लोक से और 7 नंबर गद्य से, तो इसे आप छोड़ना मत, इसे तैयार करके जरूर जाना। सबसे पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 13 में आपसे पूछा जाता है पत्र लेखन। 2 पत्र आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को आपको लिखना रहेगा। 2 पत्र आपके प्रश्न पत्र में होंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में पत्र लिखना। इसमें सबसे पहले आपको सेवा में इस तरह से हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, उसके अंतर्गत आपको लिखना है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम इतना जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है विषय। दोस्तों आपको विषय लिखना बहुत जरूरी है, अगर आप विषय नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो सकता है। ठीक है, देखिए मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में इतना ही आपको विषय के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है मान्यवर में आपको लिखना है, पूरी बात आपको बतानी है कि क्या आपके मोहल्ले में हुआ है और उसका निवारण कैसे करना है, ये मान्यवर के अंतर्गत आपको लिखना होता है। ठीक है, आप यहाँ पर महोदय भी लिख सकते हैं, लेकिन मान्यवर हमने लिखा है। ठीक है, दुख के साथ कहना पड़ता है, इसके अंतर्गत आपको लिखना है दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दूभर हो गया है। यानी जो मोहल्ले में लोग रहते हैं उनका जीना दूभर हो चुका है। किस वजह से? चारों ओर उनके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है। और देखिए चारों ओर गंदगी फैलने के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैल गया, जिससे तरह तरह की बीमारियां फैलने का डर बना है।
अतः आपसे, उसके बाद नई लाइन से आपको लिखना है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की जल्द से जल्द सफाई करवाएं, आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद धन्यवाद लिख देंगे। प्रार्थी में आपको अपना नाम नहीं डालने हैं, का खा गा लिख देंगे और दिनांक आपको XYZ कुछ भी आप लिख, दिनांक आपको नहीं लिखना रहेगा। उसके बाद देखिए अगला इंपॉर्टेंट जो पत्र लेखन है उसे हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पत्र है कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आपको एक पत्र लिखना है। एक पत्र आपको लिखना है, उससे ऋण यानी उससे लोन लेने की, बैंक से लोन लेने के लिए, कुटीर उद्योग की एक दुकान खोलने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए एक आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, जिसे पत्र लेखन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको सेवा में इस तरह से हेडिंग डालनी है। उसके अंतर्गत आप लिखेंगे बैंक शाखा प्रबंधक महोदय, इलाहाबाद बैंक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। कुछ भी आप लिख सकते हैं, अगर यही लिख देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विषय में आपको लिखना है कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको मान्यवर के अंतर्गत लिखना है, निवेदन के साथ सूचित करता हूं, मैं BA पास एक बेरोजगार युवक हूं। मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूं, किंतु मेरी इस चाह में धन की कमी है। मैं अपने घर से थोड़ी दूर पर स्थित एक दुकान में लेथ मशीन स्थापित करना चाहता हूं। कौन सी मशीन? लेथ मशीन स्थापित करना चाहता हूं। इस आवेदन के लिए सारे संबद्ध कागजात की कॉपी भेज रहा हूं। यानी कहता है कि इस पत्र में कहा जाता है कि मैं एक दुकान खोलने के लिए लेथ मशीन का स्थापित करना चाहता हूं, जिस आवेदन के लिए सारे संबद्ध कागजात, सभी कागजात जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी कॉपी मैं इसमें दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नई लाइन से लिखना है, अतः आपसे नम्र निवेदन है कि नियमानुसार मुझे आसान किस्तों पर ऋण प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद धन्यवाद आपको लिखना है। भौदिये में आपको का खा गा लिख देना है और दिनांक में उसी तरह आपको XYZ लिख देना है। तो इस तरह से अगर आप पत्र लिखोगे तो 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 2 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं दोस्तों। और आप अगर निबंध तैयार करना चाहते हैं तो बढ़ती जनसंख्या, समस्या और समाधान, इस पर भी आप निबंध तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आपको संकेत बिंदु इस तरह से डाल देना है। उसके अंतर्गत भूमिका, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के दुष्परिणाम, प्रदूषण निवारण के उपाय, उपसंहार, यानी जो आप हेडिंग डालेंगे उसी हेडिंग को आपको संकेत बिंदु के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, पहले हेडिंग भूमिका के अंतर्गत फिर आप लिखेंगे प्रदूषण अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। ये भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए समस्त देश एकजुट हैं। साथ ही इसके दुष्परिणाम से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके दुष्परिणाम से अनेक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। अब उसके बाद आपको प्रदूषण के कारण लिखना है। इसके अंतर्गत आपको लिखना है उद्योगों, कारखानों से निकलने वाले धुएं प्रदूषण का कारण हैं। यही साथ ही रोड पर चल रहे वाहन से निकलने वाली गैसें वातावरण को दूषित कर देती हैं। और आज पेड़ पौधों की बहुत कटाई तथा सामान के लिए पॉलीथीन का प्रयोग बड़ा कारण है। इन्हीं सब कारणों की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दोस्तों आजकल देख लीजिए कि पेड़ पौधों की बहुत अधिक कटाई होती है और पॉलीथीन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ये सब प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं, तो इनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है, और देखिए प्रदूषण के दुष्परिणाम में आपको क्या लिखना है, यानी इससे जो नुकसान होते हैं उसे आपको लिखना है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के कई दुष्परिणाम होते हैं। मानव स्वास्थ्य पर इसका गहरा दुष्परिणाम होता है। प्रदूषण के कारण मनुष्य का शरीर आज बीमारी का घर बनता जा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको लिखना है प्रदूषण के दुष्परिणाम में। ठीक है, आपको दोस्तों ये 180 वर्ड में लिखना होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा अगर आप लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों समय आपके पास बहुत कम होगा और भी क्वेश्चन होंगे आपके क्वेश्चन पत्र में, तो उन्हें भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इतना आप लिखेंगे। दोस्तों क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। ठीक है, आप बहुत ही बड़ा लिख दोगे तो एग्जामिनर ये नहीं है कि आपको पूरे नंबर दे देगा। आप कम शब्दों में लेकिन आप उचित वाक्य का प्रयोग करें, यही होता है टॉपर बनने का राज। ठीक है, और देखिए
प्रदूषण निवारण के उपाय। अब हमें प्रदूषण निवारण के उपाय बताना है कि किस चीज़ से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें आवश्यक उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं और वन की कटाई पर कड़ी कार्रवाई हो। अपने आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। यही लिखना है आपका पर्यावरण प्रदूषण निवारण के उपाय में। ठीक है, और देखिए, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, धुआं रहित गाड़ी का प्रयोग करें और उद्योगों की स्थापना कम की जाए और खेती पर ज़्यादा ध्यान दी जाए, यानी कृषि पर ज़्यादा ध्यान दी जाए। जब कृषि पर ध्यान देंगे तो पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। इससे जो वातावरण होगा, जो पर्यावरण होगा वह शुद्ध होगा और उसका प्रदूषण नहीं होगा। अब उपसंहार यानी निष्कर्ष इसका लिखना होता है। उपसंहार में आपको क्या लिखना है, ठीक है, देख लीजिए। वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर संभव है। ठीक है, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, इतना आपको लिखना है। दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के निबंध में बहुत ज़्यादा हमने आपको नहीं बताया है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटा आपको बताया है। चाहे तो आप इससे और भी बड़ा करके लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको आसान भाषा में समझने के लिए बताया है, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत ही कम है। आपके 15 नंबर के क्वेश्चन बताएंगे और रस छंद अलंकार से 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को मिस मत करना। देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या में आपसे पूछा जाता है रस छंद और अलंकार, तो इसलिए आप प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 12 होना चाहिए था, हमने 13 लिख दिया। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 में आपसे रस छंद और अलंकार तीनों पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम रस देख लेते हैं कि कौन कौन से रस आपको तैयार करना है। 2 रस आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, यही 2 रस आप तैयार करके जाइए, यूपी बोर्ड में यही आएगा, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं। देख लीजिए, जब करुण रस, हम आज की इस वीडियो करुण रस की सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डाली है, उसके बाद इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, देखिए, जब प्रिय यो चाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कुछ अनिष्ट होने से हृदय शोक से भर जाए तो वहां करुण रस होता है। इस तरह इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये इसका उदाहरण है। अब इसका स्पष्टीकरण भी लिखना जरूरी होता है। स्पष्टीकरण कुछ स्टूडेंट नहीं लिखते, स्पष्टीकरण लिखना बहुत जरूरी है, जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको फुल मार्क्स देता है। स्पष्टीकरण में आपको यही लिखना होता है कि कैसे यहाँ पर करुण रस होगा, कैसे इस उदाहरण में करुण रस होगा, यही आपको बताना होता है। ठीक है, देखिए, स्पष्टीकरण आपको इस तरह से लिखना है। उक्त पंक्ति यानी ऊपर जो लाइन लिखी है उस लाइन में उक्त पंक्ति का अस्थाई भाव शोक है, जहां शोक प्रकट होता है वहां करुण रस होता है। ठीक है, इतना ही आपको स्पष्टीकरण में लिखना है। उसके बाद चलिए देखते हैं हास्य रस में आपको क्या लिखना। दोस्तों, हास्य रस की सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। परिभाषा बहुत ही आसान है। जब किसी की वेशभूषा आकृति को देखकर हंसी आ जाए तो वहां हास्य रस होता है। ठीक है, इसका उदाहरण आपको कैसे लिखना है। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, सहज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। यह बहुत ही हंसाने वाला उदाहरण है, तो इसलिए यहाँ पर हास्य रस होता है। अब इसका स्पष्टीकरण आपको इस प्रकार से लिखना है। उक्त पंक्ति का अस्थाई भाव हास्य है, क्योंकि इस पंक्ति में हंसने वाले वर्ण जो होते हैं, अतः यह हास्य रस है। इस पंक्ति में हंसने वाले वर्ण बहुत हैं, इसलिए अतः यहाँ पर हास्य रस होगा। ठीक है, अब देखिए अलंकार आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। 2 अलंकार आज की इस वीडियो में आपसे बताएंगे, तो वही 2 अलंकार आप याद करके जाइए, यही अलंकार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार, सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जहां उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता प्रकट हो वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो ये हो गई रूपक अलंकार की परिभाषा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। चरण कमल बंदो हरिराय, बहुत ही आसान उदाहरण है, ये आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी परिभाषा और इसका उदाहरण हो गया। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है, उक्त पंक्ति में चरण को कमल के अत्यंत समान बताया गया है तो वहां रूपक अलंकार है। ठीक है, क्योंकि बताया गया था, उसकी परिभाषा क्या थी, जहां पर उपमेय में उपमान की अत्यधिक समानता की प्रकट की जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पर चरण क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान। तो इन दोनों की समानता अत्यधिक प्रकट की गई है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा।
अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सबसे पहले आपको लिखनी है, या तो उत्प्रेक्षा आएगा या तो रूपक आएगा। ये दोनों आप अगर तैयार करके जाते हो तो रस छंद अलंकार से आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, और देखिए रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे पहले हमें परिभाषा लिखनी होगी। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसमें प्रायः मनुमानव जनुजानव शब्द होते हैं। जो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है इसमें प्रायः मनुमानव जनुजानव शब्द आते हैं इसके उदाहरण में। अब देखिए उसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण बहुत ही आसान आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण में आप देख सकते हैं, सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। इसमें देख लीजिए मानो शब्द आया है तो यहां पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। स्पष्टीकरण में आप यही लिख देंगे, उक्त पंक्ति में मानो शब्द का प्रयोग है अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश होकर आपको जरूर पूरे नंबर देगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब आता है छंद। छंद में आपको क्या तैयार करना है, आपको दोहा और चौपाई तैयार करके जाना है। इन्हीं दोनों में से कोई एक न एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आप दोनों तैयार करके जाते हो, अगर आप दोनों तैयार कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए दोहा का सबसे पहले हमें परिभाषा लिखनी होगी। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर ले। इसकी मात्रा लगाना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मात्रा नहीं लगाओगे तो सिर्फ एक ही नंबर आपको मिलेगा इतना सारा लिखने के बाद भी। ठीक है, देखिए स्पष्टीकरण में देखिए इसके उदाहरण में मात्रा आपको कैसे लगाना है। जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का प्रयोग होता है वहां पर दो गुरु लगते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है गुरु और इसको कहा जाता है लघु। ठीक है, तो यहां पर जहां बड़ी ई बड़ा ऊ और बड़ी ई आ जाए वहां पर क्या लगता है, गुरु लगता है। जैसे का पर बड़ा मात्रा का है तो यहाँ पर गुरु लगेगा, और यहाँ पर ये 2-2 4 मात्राएं हो गई, फिर 2-2 4-4 8 मात्राएं, 8-2 10 3 11 मात्राएं इसमें है और 11 मात्राएं इसमें भी हैं। और इसमें देख लीजिए इसमें पहले वाले में 13 मात्राएं हैं, 4 और 4 8, 8-2 10 और 10 3 13। तो इसमें 13 मात्राएं हैं, इसमें आपकी 11 मात्रा होगी और इसमें भी आपकी 13 मात्राएं होगी और लास्ट वाले में 11-11 मात्रा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका मात्रा लगाना है। मात्रा लगाना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर देखिए कहाँ पर बड़ा मात्रा को है तो यहाँ पर दो लगेगा, और देखिए यहाँ पर एक मात्रा लगेगी और यहाँ पर भी 2 मात्राएं लगेंगी, यहाँ पर भी 2 मात्राएं और यहाँ पर भी 2 मात्राएं लगेगी और यहाँ पर 1 मात्रा। इस तरह से मात्रा लगाई जाती है। जैसे मीठे माँ पे बड़ी मात्रा मी है तो यहाँ पर 2 मात्रा, यहाँ पर भी 2 मात्रा और यहाँ पर 1 मात्रा, ये 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर 1 मात्रा, फिर यहाँ पर 2 मात्रा होगी। ना पर बड़ा मात्रा ना है तो यहाँ पर 2 मात्रा होगी। ठीक है, देखिए सिर्फ या है तो यहाँ पर 1 मात्रा और भी एक एक अक्षर है तो इसमें एक एक मात्राएं लगेंगी। देखिए जहाँ जहाँ एक एक अक्षर होंगे वहाँ यहाँ पर एक एक मात्राएं लगेंगी। ठीक है, तो मात्रा लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप मात्रा लगा सकते हैं। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस उदाहरण के प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो इसलिए यहाँ पर यह दोहा का उदाहरण है। अब देख लेते हैं चौपाई में आपको क्या तैयार कर। देखिए चौपाई की सबसे पहले तो आपको परिभाषा लिखनी है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई बहुत ही आसान है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारु, समन सकल भौरुच परवारु। दोस्तों इससे सरल उदाहरण मुझे कोई भी नहीं लगता। ये उदाहरण बहुत ही आसान है। इसमें मात्रा लगाना भी बहुत ही आसान है। देख लीजिए बंदो, यहाँ पर बा है, उसके बाद बिंदी है तो यहाँ पर 2 अक्षर हो गए तो इसलिए यहाँ पर 2 मात्रा लगेगी। फिर उसके बाद एक मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर एक मात्रा। गुरु है, देखिए यहाँ पर छोटा की मात्रा और यहाँ पर भी छोटा गुरुपद है। गुरुपद नहीं है, सिर्फ गुरुपद है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मात्रा लगेगी। तो इस तरह से आप मात्रा गिन सकते हैं। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 2 14 और 2 16, 16 मात्राएं पहले में हो गए। इसी तरह से मात्राएं लगती हैं। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण हमें कैसे करना है, ठीक है। इसकी मात्राएं यहाँ पर ऐसे लगेगी, देखिए एक एक मात्रा इस पर, एक मात्रा इस पर, इस तरह से मात्राएं लगेंगी और यहाँ पर भी एक एक मात्राएं लगेंगी, ठीक है। इस तरह से मात्रा आपको लगाना है। स्क्रीनशॉट अभी आप इसका ले लें और देखिए सबसे हमने ट्रिक बताई है मात्रा लगाने की। जहाँ पर बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ की मात्रा आ जाए वहाँ पर 2 मात्राएं लगती हैं, और जहाँ पर एक अक्षर हो और छोटी ई की मात्रा हो और छोटा आ की मात्रा हो वहाँ पर एक एक मात्राएं लगती हैं, और जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ का मात्रा आता है वहाँ पर 2 मात्रा लगती हैं। तो यही अगर आप याद करे रहोगे तो आपका मात्रा लगाना कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है। अब देखिए स्पष्टीकरण में आपको क्या करना है। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है इसके सभी चरणों में 16-16 मात्राएं हैं, ये चौपाई छंद है, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख देंगे तो 2 नंबर आपको जरूर मिलेगा चौपाई छंद में। अब आगे देखते हैं आगे आपको क्या तैयार करना है। दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 9 में आपसे मुहावरा पूछा जाएगा। 2 मुहावरों को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना होगा। चलिए हम आपको मुहावरा भी लिखकर बता देते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी इसका अर्थ है दोस्तों आवश्यकता से कम। अब इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। 20 रोटी खाने वाला रामू के लिए 2 रोटी ऊंट के मुंह में जीरा होंगी, ठीक है। यानी जो 20 रोटी रामू खाता है उसको जब 2 रोटी दी जाएगी तो वह बहुत ही कम होगी, वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान होंगी, ठीक है। अब देखिए नाक कटना, इस जो ये मुहावरा है नाक कटना, इसका अर्थ जो होता है वह होता है बेइज्जती। देखिए राजू के, इसका वाक्य प्रयोग हमें इस प्रकार से करना होगा। राजू के बुरे काम से उसके परिवार की नाक कट गई। तो इस तरह से आप लिख देंगे। और देखिए तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईद का चाँद होना, यानी बहुत समय बाद दिखना। इसका अर्थ है बहुत समय बाद। अब इसका वाक्य प्रयोग देख लीजिए। रमेश आजकल तुम तो ईद के चाँद हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना रहेगा। और देखिए लास्ट आपको बता देते हैं, अंधे की लाठी यानी एक मात्र सहारा। रहीम अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी जैसा है, यानी रहीम अपनी माँ का एक मात्र सहारा है, वही उनका सब कुछ करता धरता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रश्नोत्तर संख्या 10 में आपसे क्या कहा जाएगा। इसमें आपसे संधि पूछी जाएगी। संधि आपकी बहुविकल्पीय होगी। इसमें आपको टिक लगाने होगा। जैसे देख लीजिए, इत्यादि का संधि विच्छेद है। अब इन 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन एक विकल्प सही है उसे आपको छांट कर लिखना है, ठीक है। देख लीजिए, का खंड है इति प्लस आदि, और खा है इत प्लस आदि, और गा है इत प्लस आदि, घा है इति प्लस आदि। तो इसका सही जो है वह का खंड है इति प्लस आदि, इत्यादि होगा, ठीक है। अब देखिए सूर्योदय का संधि विच्छेद है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन इसे तैयार करके आप जरूर जाइएगा। देखिए सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्यो प्लस उदय, खा है सूर्य प्लस उदय, और गा है सूर्य प्लस उदय, और घा है सूर्य प्लस उदय। तो इसका सही जो है वह गा खंड वाला है, सूर्य प्लस उदय। तो इसका हो जाएगा सूर्योदय, ठीक है। अब देखिए नरेंद्र का संधि विच्छेद है। नरेंद्र एक नाम है जिसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, का खंड में दिया गया है नर प्लस इंद्र, खा में है नरे प्लस इंद्र, और गा में है नर प्लस इंद्र, और घा में है नरे प्लस इंद्र। तो इसका सही जो ऑप्शन आपका सही है वह का खंड वाला ऑप्शन सही है, नर प्लस इंद्र। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वागतम का संधि विच्छेद है। स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए का खंड में दिया गया है स्व प्लस आगतम, गा में है स्वा प्लस आगतम, और देखिए खा में है सो आगतम, सो प्लस आगतम, और घा में है सु प्लस आगतम। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों घा खंड वाला स्वागतम। तो इस तरह से दोस्तों आपका संधि क्लियर हो गया। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 खा खंड में आपसे पूछा जाएगा विभक्ति और वचन। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये विभक्ति अगर आप तैयार करके जाओगे तो 99% चांस है इस विभक्ति के आने के, ठीक है। देख लीजिए आत्मने, आत्मने की विभक्ति क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति है, और वचन एक वचन है, ठीक है। आत्मनानी में संपत्ति,
सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, आत्मना में भी तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। नामना में भी षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, नामने में भी चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। इस तरह से आपका विभक्ति क्लियर हो गया। 2 नंबर से एक बहुविकल्पीय में आपसे पूछा जाएगा। ये पांचों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। और देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 11 का में आपसे शब्द युग में पूछा जाता है। 2 शब्द आपसे दिए जाएंगे, 2 शब्द। ठीक है, वो 2 शब्द रहेंगे, लेकिन उन शब्दों का अर्थ आपको लिखना होगा एक ही साथ में। ठीक है, देखिए जैसे अम्बुद और अम्बुज। ठीक है, इसका अर्थ आपको लिखना है। इसका अर्थ हो जाएगा बादल और जल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अविराम प्लस अभिराम, इसका हो जाएगा अनवरत और आकर्षक। अविराम का अर्थ होता है अनवरत और अभिराम का अर्थ होता है आकर्षक। और देखिए, जलज प्लस जलद, जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल। और देखिए, अंशु प्लस अंशु, अंश प्लस अंशु, अंश माने होता है भाग और अंशु मतलब होता है सूर्य। ये सूर्य का पर्यायवाची है अंशु। तो इस तरह से आपको लिखना है। बहुविकल्पीय में आपसे पूछा जाएगा, तो आप अगर याद करे रहेंगे तो बहुविकल्पीय में सिर्फ आपको टिक लगाना रहेगा। ठीक है, और देखिए, पंथ प्लस पथ, इसका शब्द युग्म हो जाएगा संप्रदाय और मार्ग। इस तरह से आपको याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आने के 99% चांस है। कल ये जरूर आएगा इसमें से, तो आप इसे तैयार करके जरूर जाइए। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 11 खा में एक शब्दों के 2 अर्थ। एक शब्द आपको दिया जाएगा, 2 अर्थ आपको छांटना होगा उसमें। ये भी बहुविकल्पीय होगा। जैसे दोस्तों देख लीजिए, अंबर का आकाश भी अंबर को कहा जाता है और वस्त्र भी अंबर को ही कहा जाता है। और देखिए, गुरु शिक्षक भी होता है और भारी, गुरु का अर्थ शिक्षक भी होता है और भारी भी होता है। और देखिए, कर का अर्थ हाथ और टैक्स होता है। जैसे एक कर होता है जो टैक्स लिया जाता है और कर मीन्स होता है हाथ। ठीक है, और देखिए, नाग का अर्थ सांप भी होता है और बादल भी होता है। इसी तरह से आपको याद करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल इनमें से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, नग देख लिए, नग का अर्थ संख्या भी होता है और पर्वत भी होता है। ये आपसे बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा, तो आप इसे तैयार कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो, ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स कल आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, और देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 11 गा में आपसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाने के लिए होगा। देखिए, जैसे जिसकी तुलना ना की जा सके उसे क्या कहा जाता है? अतुलनीय। क्या कहा जाता है? अतुलनीय, यानी जिसकी तुलना ना की जा सके। जिसका जन्म नहीं होता उसे अज कहा जाता है, उस शब्द के लिए अज होता है। ठीक है, जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य बोला जाता है। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष होता है। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। इसके आने के 99% चांस बनते हैं, कल ये जरूर आएगा, तो इसे आप तैयार करके जरूर जाइएगा। इसमें से कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा, ये 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। और देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 11 घ में आपसे क्या पूछा जाएगा? वाक्यों को शुद्ध करना होगा आपको। ठीक है, इसमें आपको वाक्यों को शुद्ध करना होगा। ये भी आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए, पहला क्या है? तुम कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये गलत है। इसका सही जो वाक्य होगा वह होगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। और देखिए, दूसरा क्या है? पुत्री पराया धन होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही जो वाक्य होगा पुत्री पराया धन होती है। और देखिए, तीसरा जो है गंगा हिमालय पर से निकलती है, ये भी गलत है। तो इसका सही हमें कैसे लिखना है? गंगा हिमालय से निकलती है। और देखिए, वह चांद को देखता है, ये भी गलत है। तो इसका सही जो वाक्य होगा वह चांद देखता है। ठीक है, और देखिए, अतुल घर नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। इसका सही जो वाक्य होगा अतुल घर में नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे, ये सारे जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, अगर आप इसे तैयार कर लोगे तो ये 21 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए
दोस्तों अब आपके पास अंतिम दिन और अंतिम रात बची है। अगर आप भी कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो 24 घंटे बाद आपको पेपर देने जाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको मुक्त यज्ञ खंडकाव्य का, जो मुक्त यज्ञ खंडकाव्य के नायक हैं, उनका चरित्र चित्रण बताएंगे। दोस्तों एक खंडकाव्य लखनऊ, कानपुर, इटावा, मुरादाबाद, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बलिया और बिजनौर जिले के लिए है। ठीक है, बिजनौर जिले के लिए है। तो अगर आप भी इन जिलों के स्टूडेंट हैं तो आपको ये देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बल्कि आप यही छापकर आना 24 अप्रैल को। अगर आप दूसरे जिले के स्टूडेंट हैं तो अभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने जिले का बनाकर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मुक्त यज्ञ खंडकाव्य में नायक का चरित्र चित्रण आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालनी है। उसके बाद मुक्त यज्ञ खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण, इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। उसके अंतर्गत आपको लिखना है मुक्त यज्ञ खंडकाव्य में महात्मा गांधी जी को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। इन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे से विश्व का कल्याण किया। इनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं, मेन हेडिंग है, वह निम्नलिखित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। अहिंसा के पुजारी, गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। अब इस हेडिंग में आपको क्या लिखना है देख लीजिए। गांधी जी अहिंसा के महान पुजारी थे। देश में जब चारों ओर हिंसा की अग्नि धधक रही थी, यानी जब हिंसा भड़की हुई थी देश में, तो गांधी जी ने प्रेम अहिंसा से देश को हिंसा मुक्त किया। ठीक है, जब भारत में हिंसा हो रही थी, जगह जगह खून खराबा हो रहा था, तो गांधी जी ने अहिंसा और प्रेम का मार्ग दिखाकर भारत देश को हिंसा से मुक्त किया। और देखिए जननायक, जननायक में आपको क्या लिखना है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे गांधी जी देश के प्रिय नेता रहे। गांधी जी जो थे वह देश के सबसे प्रिय नेता थे। जनता ने इनका पूरा साथ देकर हमारे देश को गुलामी से आज़ादी दिलाई, गुलामी से आज़ादी दिलाई। बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है, आपको जरूर याद हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। और देखिए आगे देखिए क्या लिखना है, जातिवाद के विरोधी। इस हेडिंग में आपको लिखना है गांधी जी जातिवाद का विरोध करके मानवता एवं भाईचारे से देश में जातिवाद, छुआछूत को नष्ट किया। ठीक है, गांधी जी सभी भारतवासियों के दिलों में सदैव अमर रहेंगे। ठीक है, जातिवाद में आपको, यानी जो गांधी जी थे वह जातिवाद के विरोधी थे। वह जातिवाद को पसंद नहीं करते थे, बल्कि भाईचारे और मानवता को ही बढ़ावा देते थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना होगा 24 मार्च को। ज़्यादा बड़ा हमने आपके लिए इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दोस्तों आपसे 80 वर्ड्स में ही पूछा जाता है, 80 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो इसलिए आप उसी हिसाब से लिखें ताकि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे दे। अगर आप सही से लिखेंगे, कम जो आपके लिए शर्त रखी गई है 80 वर्ड में ही लिखना है, तो अगर आप 80 वर्ड में ही लिखेंगे तभी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, वरना आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। ये 5 नंबर का आपके लिए पूछा जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक। सरस्वती के संपादक हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है, डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, अज्ञे। सही जो ऑप्शन है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है आखिरी चट्टान की रचना विधा है, जीवनी की, उपन्यास की, यात्रा विरित की, निबंध की। इसका सही जो ऑप्शन है वह है यात्रा विरित की। आखिरी चट्टान की रचना जो है वह है यात्रा विरित की। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह कौन सा? 4 ऑप्शन आपके पास है, चंद्रकांता, गोदान, परीक्षा गुरु, चरित्रहीन। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है परीक्षा गुरु। ठीक है, और चौथा प्रश्न आपके पास है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। कौन है आवारा मसीहा के रचनाकार? 4 ऑप्शन इसमें भी आपके हैं। पहला है अज्ञे, दूसरा है यशपाल, तीसरा है विष्णु प्रभाकर और चौथा है मोहन राकेश। इसका सही जो ऑप्शन है वह है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है,
पांचवा प्रश्न है दोस्तों, अष्टयाम के रचयिता हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, गोकुलनाथ, वल्लभाचार्य और नाभादास। और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास जी। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है, अष्टयाम के रचयिता नाभादास जी हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न आपके पास है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। कौन है रचयिता? इसमें चार ऑप्शन आपके पास है, इंसाअल्लाह खां, काशीनाथ खत्री, सदल मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही जो ऑप्शन है सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र जी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न आपके पास है, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, गुलाब राय, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन और खा खंड है जयशंकर प्रसाद प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही जो ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न आपके पास है, आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है हंस इंदु ब्राह्मण सरस्वती। इसका सही जो ऑप्शन है सरस्वती। आचार्य महावीर प्रसाद द्वारा प्रकाशित पत्रिका सरस्वती है, सबसे पहले ही हमने आपको बताया है। ठीक है, नौवां प्रश्न आपके पास है, आवारा मसीहा की रचना विधा है। ठीक है, आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन आपके पास है, उपन्यास, नाटक, जीवनी और निबंध। इसका सही जो ऑप्शन है वह है आवारा मसीहा की रचना विधा जीवनी है। ठीक है, और देखिए 10वां प्रश्न आपके पास है, तार सप्तक के संपादक हैं। का खंड है विद्यान्यास मिश्र और गा खंड है मुक्तिबोध, खा खंड है अज्ञेय और घा खंड है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जो ऑप्शन है तार सप्तक के संपादक अज्ञेय है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। ठीक है, गा प्रश्न आपके पास है दोस्तों। 11वां प्रश्न है दोस्तों, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। का खंड आपके पास है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा खंड है भारतेंदु हरिश्चंद्र और गा खंड है गुलाब राय और घा खंड है कमलेश्वर। इसका सही जो ऑप्शन है वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब 12वां प्रश्न आता है, मेरी असफलताएं रचना विधाएं। अब देखिए का खंड आपके पास है जीवनी और खा खंड है आत्मकथा और रेखा चित्र संस्मरण। इसका सही जो ऑप्शन है आत्मकथा, मेरी असफलताएं रचना विधा आत्मकथा है। ठीक है, और 13वां प्रश्न है, परीक्षा गुरु के रचनाकार है। कौन है परीक्षा गुरु के रचनाकार? चार ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन श्रीनिवास दास, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है मनोहर श्याम जोशी, चौथा है श्रीलाल शुक्ल। इसका सही जो ऑप्शन है श्रीनिवास दास, परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास जी हैं। ठीक है, 14वां प्रश्न आपके पास है दोस्तों, यशपाल की आत्मकथा है। चार ऑप्शन आपके पास है, मेरी असफलताएं, चित्रलेख, मेरी आत्मकथा, सिंहालोकन। इसका सही जो ऑप्शन है वह है सिंहालोकन, यशपाल की आत्मकथा सिंहालोकन है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 आता है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। चार ऑप्शन आपके पास है, पहला है डायरी, दूसरा है गद्य गीत, तीसरा है आत्मकथा, चौथा है संस्मरण। इसका सही जो ऑप्शन है वह है क्या भूलूं कि याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, और देखिए 16वां प्रश्न आपके पास आता है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। चार ऑप्शन आपके पास इसमें भी है, पहला है राहुल संकृत्यायन और दूसरा है श्रीलाल निवास और तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है वासुदेव शरण अग्रवाल। इसका सही जो ऑप्शन है घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता राहुल संकृत्यायन है। ठीक है, 17वां नंबर प्रश्न आपके पास आता है, पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है। चार ऑप्शन आपके पास इसमें भी है, पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा है कहानी और तीसरा है आत्मकथा, चौथा है निबंध संग्रह। इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों निबंध संग्रह, पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह विधा की रचना है। ठीक है, और देखिए 18वां प्रश्न आपके पास आता है, द्विवेदी युग के रचनाकार, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है, का खंड आपके पास है बालकृष्ण भट्ट और खा खंड है महादेवी वर्मा और गा खंड है रामवृक्ष बेनीपुरी, घा खंड है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? इसका सही ऑप्शन है वह है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, और देखिए 19 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, बंगाल का अकाल की विधा है। कौन सी विधा है? चार ऑप्शन आपके पास है, डायरी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता। इसमें सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों रिपोर्टाज। ठीक है, बंगाल का अकाल रिपोर्टाज विधा की रचना है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न आपके पास आता है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। कौन सा प्रकाशन वर्ष है? पहला है 1957, दूसरा है 1980 और तीसरा है 1981 और चौथा है 1978। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष जो है दोस्तों वह है
1981, ठीक है, ये सही ऑप्शन है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, गद्य में आपको यही 20 प्रश्न तैयार करके जाना है, इसी में से आपका 5 प्रश्न पूछा जाएगा और 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पद्यांश से। ठीक है, चलिए उसमें हम 20 प्रश्न आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 21 है, भक्ति काल का महाकाव्य है, पहला है साकेत, दूसरा है श्री रामचरितमानस और ख खंड कामायनी और चौथा है पृथ्वीराज रासो। भक्ति काल का महाकाव्य जो है वह है श्री रामचरितमानस। ठीक है, अब 22वां प्रश्न आपके पास है, ज्ञानाश्रयी भक्ति काल के भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। पहला ऑप्शन आपके पास है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है सूरदास, चौथा है बिहारी। इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों कबीरदास जी। ठीक है, ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न आपके पास आता है, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। पहला है घनानंद, दूसरा है बोधा, तीसरा है बिहारी और चौथा है आलम। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि जो हैं वह है दोस्तों घनानंद। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 25 आपके पास आता है, गंगा तरण काव्य कृति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गंगा तरण काव्य कृति के रचयिता। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद और दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत और ग खंड, तीसरा ऑप्शन आपके पास है जगन्नाथ रत्नाकर और घ खंड आपके पास है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आता है, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। पहला है ऑप्शन आपके पास तुलसीदास, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ग खंड आपके पास तीसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और चौथा आपके पास है मैथिली शरण गुप्त। इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी है। ठीक है, देखिए 26 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, ताश सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन है 1943, 1951, 1976, 1959। ताश सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आपके पास अगला प्रश्न आता है दोस्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की किस भाषा में? ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली भाषा में। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है अवधी में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास आता है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास आता है, छायावाद युगीन कवि है। पहला ऑप्शन आपके पास है भूषण, दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा ऑप्शन है कबीरदास और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद युगीन कवि जो है वह है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, और देखिए 30वां प्रश्न आपके पास आता है, नई कविता का आरंभ माना जाता है, कौन सा वर्ष नई कविता का आरंभ माना जाता है? देखिए का खंड है, वर्ष 1938 से, वर्ष 1943 से, वर्ष 1951 से, वर्ष 1971 से। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों, ठीक है, वह है दोस्तों 1971। ठीक है, अगर आगे देखते हैं दोस्तों, इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों 1951। नई कविता का आरंभ माना जाता है 1951 ईस्वी। ठीक, अब देखिए आपके पास प्रश्न आता है, सरोज स्मृति की रचना है। पहला है दिनकर, पहला है सरोज। दोस्तों आपके पास प्रश्न है, सरोज स्मृति की रचना की है, किसने की है? दिनकर ने, अज्ञे ने, निराला ने, पंत ने। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों सरोज स्मृति की रचना निराला जी ने की है। ठीक है, और देखिए 32 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? 4 ग्रंथ आपके पास हैं, सूर सागर, पद्मावत, बीसल देव रासो, आंसू। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों बीसल देव रासो। ठीक है, अब देखिए आपके पास प्रश्न आता है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। का खंड आपके पास ऑप्शन है 1959, फिर है 1954, फिर है 1957, फिर 1960। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों 1959। ठीक है, 34 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो इसमें से सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं। ठीक है, 35 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? 4 ऑप्शन आपके पास इसमें भी है, ब्रज भाषा, अवधी, फारसी, खड़ी बोली। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों अवधी। अवधी भाषा में जायसी के पद्मावत की रचना की गई है। ठीक है, और देखिए 36 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, बीसल देव रासों के रचयिता हैं। जो आंसर है दोस्तों वह है नरपति नाल। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास आता है, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? 4 कवि आपके पास हैं, सूरदास, नंददास, नाभादास, रसखान। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है नाभादास। ठीक है, 38 नंबर आपके पास प्रश्न आता है, छायावाद की मुख्य विशेषता है? कौन सी विशेषता है? 4 विशेषता इसमें है, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यथार्थ चित्रण, युद्धों का वर्णन, भक्ति की प्रधानता। तो इसका सही जो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वह इसका सही जो ऑप्शन है वह दोस्तों काखंड वाला। ठीक है, प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। और देखिए 39 नंबर प्रश्न आपके पास आता है, आंसू किसकी रचना है? 4 रचनाकारों के नाम है इसमें, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। तो आंसू जो रचना है दोस्तों वह है जयशंकर प्रसाद की। अब 40 लास्ट प्रश्न आपके पास आता है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है? किससे संबंधित है? तुलसीदास, नंददास, कबीरदास, सूरदास। तो इसका सही जो ऑप्शन है वह है दोस्तों तुलसीदास जी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो प्रश्न आज की इस वीडियो में हमने बताया है यहीं से आपके 10 नंबर फंसेंगे, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में जरूर शेयर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब